हाय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए पहने थे कपड़े। मैं भी एकदम नहा धो कर एकदम फ्रेश होके आ चुका हूँ। तो चलिए पहन लेते हैं कपड़े। ये है हमारे कपड़े। तो ये है हमारी पैंट गाइस, पहन लेंगे। तो चलिए पैंट पहन के हम हो चुके हैं फ्री। तो चलिए लगा लेते हैं सिर में तेल। जो भी लगा लेते हैं सिर में तेल। और तो ये है डाबर सरसों गुल्ला का तेल। तो आखिरी वाला तेल लगा रहा हूँ गाइस। तो अभी हम तेल लगा के हो चुके हैं फ्री गाइस। तो चलिए कर हेयर कॉम। सभी कर रहे हैं हेयर कॉम गाइस। सभी लगा लेते हैं क्रीम और पाउडर।
लिपट गया लिपट गया लिपट गया। लिपट गया लिपट गया। तो अभी तो अभी हेयर काम करके हो चुके हैं। फिर तो चलिए पूजा का समय हो रहा है, तो चलिए करते हैं पूजा देव योगी जी की। लिपट गया मेरी लिपट गया मेरी। तो ये है गाइस हमारी पहाड़ी टोपी, और आप पहन लेंगे, कर लेंगे पूजा। ओम देव नमो नमः, देव नमो नमः, ओम देव नमो नमः, ओम देव नमो नमः। ओम देव नमो नमः, देव नमो नमः। लिपट गया मेरी। ओम देव नमो नमः, देव नमो नमः, देव नमो नमः, देव नमो नमः। ओम स्नानं समर्पयामि। जल तो बहुत कम होगा तो डालना पड़ेगा। ओम देव नमो नमः, देव नमो नमः,
ओम देव रघुदेवे नमो नमः। ओम देव रघुदेवे नमो नमः। ओम स्नानम समर्पयामि। ओम देव रघुदेवे नमो नमः। देव रघुदेवे नमो नमः। ओम देव रघुदेवे नमो नमः। देव रघुदेवे नमो नमः। ओम स्नानम समर्पयामि। ओम देव रघुदेवे नमो नमः। देव रघुदेवे नमो नमः। स्नानम समर्पयामि। तो अभी 9:16 हो रहे हैं। ओम देव रघुदेवे नमो नमः। देव रघुदेवे नमो नमः। ओम देव रघुदेवे नमो नमः। देव रघुदेवे नमो नमः। ओम स्नानम समर्पयामि। ओम देव रघुदेवे नमो नमः। देव रघुदेवे नमो नमः। ओम देव रघुदेवे नमो नमः। देव रघुदेवे नमो नमः। देव रघुदेवे नमो नमः। देव रघुदेवे नमो नमः। ओम स्नानम समर्पयामि। ओम देव रघुदेवे नमो नमः। ओम स्नानम समर्पयामि। स्नानम समर्पयामि। ओम देव रघुदेवे नमो नमः। ओम देव रघुदेवे नमो नमः। ओम देव रघुदेवे नमो नमः। देव रघुदेवे नमो नमः। देव रघुदेवे नमो नमः। ओम वंदनाथ मंगल मांगल्ये श्रीवत्सराधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये श्रीवत्सराधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मित्रमोक्षमामितातः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मित्रमोक्षमामितातः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षमामितातः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षमामितातः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षमामितातः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे यमहामृतम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे यमहामृतम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् धूप जल रही है गाइस, धूप जलने की तैयारी हो रही है। बन रहे हैं देव कमरोनाथ जी के लिए 9 है भाई। इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे मना रहे हैं लोग, यहाँ पे काफी सारे हैं इर्द गिर्द, और आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है। जगह जगह पे जो है तिरंगे जो है वो हाइस्ट किए गए हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या चाहते हैं वो और क्या है उनका खास तौर से इस मौके पे। आप अपना नाम बताइए। महराज है। मैं आप क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पे आप लाल चौक? देखिए, अगर देखा जाए तो 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो चुका है, लेकिन कश्मीर तब आजाद हुआ जब हिस्टोरिकल फैसला 2019 में आया, यहाँ पे 370 हटा के। और आज ये वही लाल चौक है जहाँ पे अलगाववादियों आतंकवादियों का दबदबा था। यहाँ पे कोई तिरंगा दूर से दिखता नहीं था, लेकिन आज देखिए हर स्टेट के लोग यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं इंडिपेंडेंस की। ये आजादी है तो और क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और लोग कह रहे हैं कि वो खुशी से यहाँ पे आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और तिरंगा आप देख सकते हैं कि हर तरफ से फहराए जा रहे हैं। हालांकि जो बड़ी इंडिपेंडेंस डे की फंक्शन है वो बख्शी स्टेडियम में मनाई जा रही है, जहाँ पे उमर अब्दुल्ला लोगों से खिताब करेंगे, लेकिन बाकी जगह जगह पे जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी फंक्शंस मनाई गई और तिरंगा हर जगह पे फहराया गया। और इसमें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये लाल चौक का नजारा और तस्वीरें भी अपने आप में अलग हैं। जब हम देख रहे हैं रफत जहाँ से तस्वीर दिखा रहे हैं वहाँ तिरंगा लहरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जब लाल चौक से रिपोर्टिंग अभी आपके पत्रकार ने करी, मुझे एकदम से वो स्टेटमेंट्स आते हैं जो विपक्ष ने कहे कई बार, खासकर कश्मीर के विपक्ष ने कहे कि 370 के बाद झंडा पकड़ने वाला नहीं होगा, झंडा फहराने वाला नहीं होगा। और हम कल से देख रहे हैं किस तरह से लाल चौक पे जो सेलिब्रेशन है, जो फेस्टिविटी है वो अद्भुत है। और आपके कैमरा ने मतलब अच्छी तरह से लोगों को अलग जगह चुना, अपने रांची को भी नहीं छोड़ा, जहाँ पे युवा थोड़ा सा विक्षुब्ध है इस समय। तो मेरे ख्याल से बहुत अद्भुत दृश्य
कोशिश है, और ये अगर आपके मन में विजन है तो चीज होगी, और यही हमने पिछले 12-13 साल में देखा है। और याद आ जाता है जब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया आज के जो उनका भाषण था, उन्होंने कहा कि कोरोना जैसा समय हमारे देश में देखा, युद्ध जैसे हालात हमारे देश में देखा। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त पर कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, गैस खत्म हो जाएगी, इतना डराना। उनका कहना कहता है वो पूरी हुई, लेकिन देखिए हमें बहुत सारी चीजों का पता तक नहीं लगा। मेरा विदेशों में काफी जाना होता है, वहां पे जिस तरह से इन चीजों को डील करा गया वो बहुत हद तक करने वाली थी। हमें देखिए जो गैस की समस्या हुई, किसी को गैस की कोई समस्या नहीं, और फिर उन्हें पता भी लगा। आज मुझे हमारे घर में कुछ काला बाजारी आते हैं, मुझे नहीं पता कि पहले कुछ काले बाजारी हुए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैंने तो रिपोर्ट ही किया था, मैं गई थी वहाँ पर, जो बाहर से आए हुए, चाहे बिहार से आए हुए लोग जो यहाँ मजदूर के तौर पर काम करते हैं, उनकी तो रोजी रोटी उस पर चलती है। सिलेंडर अगर इतना महंगा मिलेगा तो वो नहीं कर पाएंगे व्यापार, उनको बंद करना पड़ेगा, जिसमें काला बाजारी भी है। और ऐसे वक्त पर ऐसे ही लोग हैं जो फायदा उठाते हैं, लेकिन फिर आप इसको पूरी तरीके से कह दो कि वहां से आना, मतलब आप पूरा डर का माहौल ऐसा बना दो। मेरा मानना ये भी कि डर का भी माहौल था, लोगों को लगा अब तो मिलेगा ही नहीं, तो आगे व्यापार होगा ही नहीं, तो लोग छोड़कर चले गए। तो वो प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से ये एड्रेस भी किया। जरा मैं एक बार जयपुर चल लेती हूँ, भवानी हमारे साथ है। भवानी, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद क्या रिएक्शन आ रहे हैं? आपका भी लाइव देंगे, भवानी सुन पा रहे हैं क्या? इस वक्त मैं जयपुर के अमर जवान ज्योति पर हूँ, और आप मेरे पीछे आप देखेंगे काफी जोश जज्बा के साथ में, और हमारे साथ में काफी संख्या के अंदर लोग हैं, युवा है, और जैन अल्फा और जैन जी दोनों है। आप बताएं क्या नाम है आपका? अमित गर्ग। अच्छा अमित, कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करना चाहते हो? मुझे इंडिया की रिस्पेक्ट करना है, बड़ों का रेस्पेक्ट होनी चाहिए। हम जा चुके हैं। अच्छा आप बताएं क्या आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से देश दिया, उसमें उन्होंने काफी बातें कही। उन्होंने कहा 1 करोड़ युवाओं को है स्किल की ट्रेनिंग, काफी चीजों को लेकर डिजिटल इंडिया की। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चीजें कही गई है वो धरातल पर भी हो रही है। पहले प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल लाल किले पर बोला था कि एमएसएमई के लिए हम कार्य करेंगे, वह धरातल पर भी बहुत जोरों से दिखाई दे रहा है। और एआई के लिए जो कार्य करे जा रहे हैं धरातल पे वो दिख रहे हैं हमें, एआई के लिए, इनोवेशन के लिए जो भी कार्य करे जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी बातें बोली गई है वो धरातल पे आगे आगामी हमें देखने को मिलेंगी। आप क्या करते हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी। आप बताएं कि किस तरीके से काफी चीजें पूछ, उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात कही, उन्होंने कहा कि इंडिया को अब इनोवेशन, अब ये मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए, नहीं कि केवल मार्केट। सर देश 1991 की आर्थिक आजादी के बाद, मैं आर्थिक आजादी की बात कर रहा हूँ, मैं वैश्वीकरण हमारे देश को शॉर्ट में तो सर देश में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो इनोवेशन के लिए जो फंड के लिए बातचीत करी गई है, मैं बात करना चाहूंगा कि वो धरातल पे कितना प्रतिशत इंप्लीमेंट हो पाता है। धरातल पे जो यूनिवर्सिटीज है, महाविद्यालय है, गांव ढाणी के जो स्कूल्स है, उनको किस तरीके से स्मार्ट तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास होते हैं, वो देखने लायक होगा। एजुकेशन में काफी रिफॉर्म होना चाहिए। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री का स्पीच देखा, क्या बोले? देखो वो जो पहले दिन से आए थे उन्होंने स्वच्छता अभियान के लिए बात की, आप देखो आज गंदगी नहीं दिखती है। अब सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है शिक्षा में सुधार की। नई शिक्षा नीति जो आई है वो बिल्कुल धरातल पे लागू होनी चाहिए, और इसके लिए हम सब युवाओं को भी तैयार रहना चाहिए कि जब बदलाव होता है तो बहुत सारी चीजों से संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आज आवश्यकता है कि युवाओं को रोजगार परक शिक्षा नीति की, और वो मोदी जी ने लागू कर दी है 2020 में। अब हम सबको स्वीकार करके हमको ऐसी शिक्षा में जाना चाहिए, ऐसी शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए जिससे कि नए रोजगार उत्पन्न हो, हम नौकरी लेने के बाद साथ नौकरी देने वाले भी बने, नौकरी देने वाले बने। आप बताएं कि आपने तस्वीरें दिखाई और तमाम हमारे सहयोगी देखिए ग्राउंड पर थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद देश क्या सोच रहा है, देश क्या कह रहा है, वो हमने आपको बताया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से शक्ति की सप्तधारा का जिक्र किया। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूँ, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाना होगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे तो 29 हो चुके हैं, 9:30 हो चुके हैं।
तो विमान दूर लाने का समय हो चुका है। चलिए फूड प्रोसेसिंग, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। अपने के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है। हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट को जाना होगा। इस सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी सात की धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो। तो सब भारत का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर मैं समीर जी आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बता दिया पहली से सातवीं शक्ति ये है, हम कहाँ भारत अच्छा कर रहा है, कहाँ और करने की गुंजाइश है, क्योंकि शक्तियां तो हैं लेकिन कोई शक्ति बहुत मजबूत होगी और किसी को मजबूत करने की जरूरत होगी। वो कौन कौन से पॉइंट लगते हैं, दोनों मेहमानों से मैं जल्दी जानना चाहती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो सप्तधारा का जिक्र किया, उन सप्तधाराओं पर लगातार 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में काम कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई अब इसकी गति बहुत बढ़ानी पड़ेगी। जो पिछले 40 से 50 साल में जिस तरीके से देश बढ़ा उसकी तुलना में हमें बहुत एक दशक के अंदर लंबी छलांग लगानी होगी। और मुझे लगता है कि कोई सबसे अगर बड़ी बात माने तो डिफेंस में जिस तरीके से देश ने बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की। पहले में कुछ नहीं बना, हर चीज इम्पोर्ट होती थी। आज हम मिसाइल आज के तारीख में दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डिफेंस की एक बड़ी बात मुझे लगता है उन्होंने की है। और रेलवे का उन्होंने जिस तरीके से किया, गति का जिक्र किया कि गति हमें बढ़ाना पड़ेगी हर चीज की। फिर रेलवे कॉरिडोर की स्पीड हो, हाई स्पीड ट्रेन की हो, पोर्ट हो, बोले इतना बड़ा हमारे पास पोर्ट है, हमको उनकी ताकत को इस्तेमाल करना है। सिर्फ हमारे जो पोर्ट है वो सिर्फ जहाजों को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल ना हो, अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल हो। तो मुझे लगता है कि उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी जिक्र किया। तो सभी चीजों में अगर देखें तो गति बढ़ाने की बात क्या है और आत्मनिर्भरता का जिक्र किया। मुझे लगता है जल्दी से शांतनु जी में, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग, कृषि उत्पादन, टेक्नोलॉजी, गति शक्ति, रक्षा, ग्रीन ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर, ये सात थे। इनको अगर सात को रैंक करना हो फर्स्ट से सेवेंथ, मेरे ख्याल से उसकी रैंक नहीं है। मेरे ख्याल से जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये मेरा मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग की आज भी भारत में कमी है। हमने क्या करा, हम सर्विस इकोनॉमी में पहले आ गए, मैन्युफैक्चरिंग। और भारत जो ज्यादा जनसंख्या वाला देश होता है उसमें जॉब जो उत्पादन होता है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। और हमने देखा भी है, हम जिस नोएडा में बैठे हैं, हमारे यहाँ 2 कंपनी नहीं हुआ करती थी जो मोबाइल बनाती थी। अभी कई कंपनी है और हम 60 से 70% मोबाइल भारत में बनाते हैं। आखिरी बात क्या करूंगा, जो ब्लू एनर्जी है, लोग सोचते हैं ब्लू क्या है। ब्लू बेसिकली सी में जब एक्सप्लोर करते हैं, भारत में प्रधानमंत्री ने कहा कि नोगो एरिया थे, 90% समझेंगे, लेकिन इस वक्त नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। Presented by Hamdard Foods India. लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया सप्तधारा मंत्र, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और एनर्जी
कल। महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा सरकार संसद में महिला आरक्षण बिल लेकर आई, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर राजनीति की, सभी दलों से की साथ देने की अपील। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, कहा दिमागी नक्सलवादियों को पहचानना होगा, देश को नुकसान पहुंचाने की फिराक में दिमागी नक्सल। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे के रंग में रंगा देश, दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता से कन्याकुमारी तक देश आजादी के जश्न में डूबा। Presented by Hamdard Foods India. Cryogenic Venus Tools, quality जिसमें देश करे भरोसा, Venus Tools. The all-new Uno, power to every Indian. Paramount, भारत का एकमात्र वायर 20 साल की वारंटी के साथ। और KGF University भोपाल, accredited NAACA+ and ICAR. अगर आपके नाम से इतने मूवर्स, आप नमो सर्च, सीधा कॉल करो 9-300-300-300। तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं का जिक्र करते हुए उन्हें सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। AI पर समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें जीप हो, AI हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी 1 दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इनोवेशन की बात कर रहे हैं, देश को बनाने की बात कर रहे हैं, और इस बीच कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हम रखते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु की तस्वीरें, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं, धामी को आप देख रहे हैं। तो आज हर जगह ऐसे ही कार्यक्रम ध्वजारोहण का, और इसी के तहत अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं। हमारे साथ शांतनु जी और समीर जी लगातार बने हुए हैं गेस्ट। सर, हम प्रधानमंत्री के इस वाले बयान पर, क्योंकि हम बात कर रहे थे इनोवेशन की बात हुई, युवाओं की बात हुई, जेनजी को साधने की, और मेन फोकस भी जेनजी रहा। वो वर्ग जो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो वर्ग जो थोड़ा नाराज बताया जा रहा है, उसके लिए ये बताना कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है, सरकार आपके लिए क्या ला रही है, क्या इनोवेशन है और इससे आपको क्या फायदा होगा, इस मंच से प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया। मेरे ख्याल से 2 बातें मुझे खास समझ में आती हैं, क्योंकि वो जितने भी परीक्षा को लेके थे, और बात भी हुई किस तरह से कोचिंग को ऑनलाइन फ्री किया जाएगा, बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। लेकिन कोई भी कोचिंग होती है, चाहे IIT हो, मेडिकल की हो, उसकी फीस 80,000 से 1.5
लाख रुपए तक होती है। अब कुछ ऑनलाइन कंपनी आई है फिजिक्स वाला जैसी, जिन्होंने उसको 8-10 हजार में कर दिया, लेकिन अगर वो मुफ्त हो जाती है तो बड़े वर्ग तक कोचिंग पहुंचेगी और इससे स्कूलों को भी प्रेरणा मिलेगी, भाई अगर बच्चे को कोचिंग जाना ना, स्कूल में भी वो व्यवस्था दे पाओ। पहली बात ये। दूसरी बात, जो उन्होंने विजन रखा कि अगर हम बार बार बात करते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज की, तो फॉर्च्यून 50 कंपनियां भारत की भी नहीं हो सकती। और उसी लाइन में उन्होंने बात करी स्काई रूट कंपनी की। स्काई रूट वो कंपनी है जो भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने रॉकेट भेजा है, जो एलोनमस ने स्पेस एक्स में भेजा हो। केवल यूएस, चाइना, जापान की कंपनियां जिन्होंने आज तक भेजा। भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिससे पहले तो वो प्राइवेट कंपनियों के लिए स्पेस ओपन किया और भेजा भी। प्रधानमंत्री ने उस समय भी उनको आशीर्वाद दिया। मुझे समीर जी ये बताइए, उपलब्धि क्या बताई उन्होंने आज के उनके भाषण में, कि जनजियों के लिए वो क्या कर रहे हैं, या खासतौर पर युवाओं के लिए वो क्या कर रहे हैं, या आगे और क्या करने का इरादा है, और इरादा वो कैसे पूरा कर पाएगी सरकार, वो क्या बताया उन्होंने? लेकिन लगता है सबसे बड़ी घोषणा जो उन्होंने युवाओं को लेकर की, 1 करोड़ युवाओं को जो AI ट्रेनिंग 1 साल के अंदर जो सरकार देने वाली, एक बड़ी घोषणा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि भाई AI आने वाला भविष्य है, AI में आपको एक्सपर्टाइज देना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री का, मोदी जी का पूरा फोकस मुझे लगता है जो रहा युवाओं को लेकर, ये बता देगा कि भैया मैन्युफैक्चरिंग में युवाओं को आना होगा, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सब युवाओं के ही इसमें होगा। कोई ओल्ड एज के लोग तो उसको करेंगे नहीं। तो युवा को कहा है कि दुनिया की जो गति चल रही है उसको आपको पकड़ना पड़ेगा और आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव बनना ही पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि भाई हम हर मामले में पिछड़ते जा रहे हैं, हम क्यों ना हमारे देश की कंपनियां फॉर्च्यून ये भी कहा कि वो ये भी गिना रहे हैं कि 350 यूनिवर्सिटीज थी और 200-800 यूनिवर्सिटी के ऊपर 1000 के करीब पहुंचने वाले हैं। मेडिकल सीट की बात कर रहे हैं, 400 की जगह 800 सीट की है। उन्होंने फिर रेलवे का कहा कि इलेक्ट्रिफिकेशन का जिक्र किया कि 90 साल में सिर्फ 30% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। 1925 में शुरू हुआ था और लेकर 2015 तक। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल में 70% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। और जो नई ट्रेन उन्होंने जो शुरू की, हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र किया उन्होंने कि सबसे बड़ी ट्रेन भारत ने शुरू की। तो उन्होंने बताया कि नहीं किस तरीके से भारत तमाम चीज़ों को लेकर चल रहा है, लेकिन उन्होंने युवाओं को बस संदेश दिया है कि आने वाला समय इनोवेशन का है, टेक्नोलॉजी का है, क्वालिटी का है और हर स्थिति में आपको आत्मनिर्भर बनना है। तो देश के एक बात उन्होंने शांतनु जी और कहा कि एसी के कमरे में बैठकर आत्मनिर्भर के बारे में बात करते हैं, ये भी स्पष्ट किया उन्होंने, क्योंकि बार बार सवाल उठते रहे मेक इन इंडिया को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर, क्योंकि विपक्ष तो ये कहता है ये सारी स्कीम तो फेल रहे सरकार। नहीं, देखिए मैं खुद इन्वेस्ट यूपी, क्योंकि मैं यूपी से जुड़ा हुआ रहता हूँ, इन्वेस्ट यूपी की बहुत बड़ी समिट्स में जाता हूँ, उसमें बहुत सारे युवा आते हैं। मैंने कितनी बार देखा है कि চুল হয় স্ট্রং, হেয়ার ক্যান পিঙ্ক, হেয়ার ক্যান হিট প্রতি সপ্তাহে নতুন ডাভ পেপটাইড বন্ড স্ট্রেংথ, এতে আছে 5% প্রোটিন পেপটাইড কমপ্লেক্স, যা চুল করে তোলে 20 টাইমস স্ট্রঙ্গার। যখন চুল হয় স্ট্রং আর ড্যামেজ ফ্রি, योर हेयर कैन डाव। पहले महिलाओं का वोट महिलाएं नहीं देती थी, ज्यादातर मामलों में उनका वोट पड़ जाता था। आज
आज किसी परिवार में किसी पुरुष की हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर की महिला से कहे कि तुम्हारा वोट डलवा देंगे। वो अपना वोट खुद डालती है, ये फैसला वो खुद करती है। तो घर में पता चलता है कि पति पत्नी अलग अलग पार्टी को। और सर जो डेनी जानती नहीं थी उनका भी इन्फ्लुएंस वोट था, लेकिन अब वो कहा गया, परिवार में कहा गया कि इस बारे में आप वो बात कर रहे हैं। हमने तो ऐसे वोटिंग भी देखे हैं मीनाक्षी जी कि परिवार का मुखिया चला गया सारे पांचों लेके, मतलब उसके परिवार में अगर 5 वोट है तो 5 पर्ची लेके पहुंचा और उसने उसको दिया और कहा कि ये लो 5 वोट हमारे परिवार का है। उसने 5 मतपत्र फाड़े और उसको दे दिया और उसने 5 पे मुहर लगाए और डाल दिया। ऐसे वोटिंग भी देखा है। एक लाइन उसको इसी महिला आरक्षण वाली बात अगर सुनाना चाहता हूँ, महिला उसमें एक इस बात को हम लोग कहेंगे अगर अभी पास हो जाता है शीतकालीन सत्र के पहले भी इसको पास कर लिया जाता है, लागू 2029 में होना है, तो सिर्फ एक अनुरोध होगा। आज प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगे के नीचे से कहा है इस बात को कि जो 7 चुनाव है उन चुनाव में पार्टियां जो है महिलाओं को 33% सीटें दें बिना कानून के। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव करे और कानून बनने के बाद कि पार्टियां ये करती तो ये नौबत ही क्यों आती है? कानून बनाने के पहले प्रधानमंत्री के पास आपको सुनाते हैं। आज उन्होंने 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प एक बार फिर दोहराया और कहा कि देश विकसित तभी होगा जब देश का युवा विकास करेगा। प्रधानमंत्री के 76 मिनट के भाषण में सबसे ज्यादा फोकस हेलो हेलो, नमस्ते जी, और क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, आप सुनो। अच्छा 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 अच्छा, किस चीज़ का? मुबारक हो, मुबारक हो, तब तो आपको बहुत बहुत। अच्छा अच्छा, मुबारक हो, बहुत बहुत। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है 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 जी। अच्छा ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। की ट्रेनिंग नहीं करेगी। पाकिस्तान
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर बैकफुट पर आ गए हैं। इस बार अमेरिका ने राहुल गांधी को भूलने लायक भी नहीं छोड़ा है। दर्शकों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी सोच रहे थे कि ट्रंप उन्हें मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा सियासी हथियार दे सकते हैं, लेकिन अब अमेरिका से जो खबर आई है उसके बाद राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं और अब घिरने के बाद राहुल गांधी दिल मिला गए। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। हर बार राहुल गांधी मोदी अपने बिछाए जाल में फंस जाते हैं। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के भरोसे बैठे हैं कि वो उन्हें सत्ता तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी कोई सियासी करिश्मा नहीं कर पा रहे। उनकी लीडरशिप में कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। वहीं अब एक बार फिर राहुल गांधी के हाथ से एक मुद्दा निकल गया है। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस वीडियो में। दर्शकों, मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी अक्सर अडानी और अंबानी का राग लगाते रहते हैं, लेकिन अब तक राहुल गांधी कोई भी सबूत नहीं दे पाए जिससे ये साबित हो सके कि मोदी सरकार ने अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाया है। दरअसल अमेरिकी अदालत में गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज होने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि इस पूरे मामले में जितना सामने दिख रहा है उससे पीछे उसकी कहीं ज्यादा गहरी कहानी है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक समझौता कर चुके प्रधानमंत्री को भारत के हितों का सौदा करने के लिए मजबूर किया गया और देश इसकी भारी कीमत चुका रहा है। दरअसल न्यूयॉर्क की एक अमेरिकी संघीय अदालत ने सोमवार को गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रहे करीब 2 साल पुराने आपराधिक मामलों को खारिज कर दिया। अमेरिकी न्याय विभाग ने मामले को खारिज करने की मांग की थी। वहीं अदालत के फैसले के बाद अडानी के खिलाफ इस आपराधिक मामले में बड़ी राहत मिली है। वहीं डीओजे ने मामले को खारिज करते हुए तो अभी हम रोज लेके आ चुके हैं। तो चलिए अभी 10 बज चुके हैं, 10 बजे हैं। कभी